नाम संजीवनी और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर राजीव कपिला, सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेक्टर 37 चंडीगढ़ में। इनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रीष्म काल में किस तरह से अपना खान पान रखा जाए ताकि हम रोगों से दूर रहें, और अगर रोग हो भी जाते हैं तो किस तरह से उसका निवारण किया जाए आयुर्वेदा के अनुसार। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता अपनी तासीर क्या है। वात, पित्त और कफ सबसे बड़े जो मेजर हैं जी। उसके आगे जो डिविजन्स हैं वो तो आप ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि उनके भी कॉम्बिनेशन होते हैं एक व्यक्ति विशेष में। तो वात, पित्त, कफ अगर मोटे तौर पे देखा जाए, इन तीन लोगों की श्रेणियों में किस किस तरह के रोग आने की आशंका रहती है ग्रीष्म काल में? देखो, एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, तो हम आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण करते हैं। हाँ जी। तो प्रकृति में बाय बर्थ या बाय डाइट, खाने पीने से या इन्वायरमेंट से उसका एक दोष प्रकोपित हो जाता है। कई वातज होते हैं, कई पित्तज होते हैं, कई कफज होते हैं। सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है भी कौन सा व्यक्ति किस प्रकृति का है। तो हमने जो भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करना है उसकी प्रकृति को देख के करना है। ऐसा नहीं वातिक प्रकृति का व्यक्ति है तो हम वातिक चीजें ज्यादा देनी शुरू कर दें तो उसको नुकसान दे। पहले प्रकृति देखो, फिर उसकी पल्स नब्ज देख के नाड़ी परीक्षण, वात पित्त कफ में क्या कुपित है, उसके बाद आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी तरह ऋतुओं में, कुछ ऋतुओं में आज आपको बताया इस ऋतु में वात दोष बढ़ जाता है। जी जी जी। तो हमें वात वाली चीजें नहीं देनी। तो जो वात वाला व्यक्ति है, अगर किसी को मालूम है अपनी प्रकृति, तो उसको विशेष ध्यान रखना, बहुत विशेष ध्यान देना है उसको। हाँ जी, हाँ जी। तो आम को भी हमने वातिक चीज नहीं देनी, उसकी प्रकृति बदल के वातिक हो जाती है। तो इसीलिए कहा है भी इस ऋतु में कफ का संचय होता है, वात का प्रकोप हो जाता है। तो जो भी हमने खाना पीना, दवाई देनी है, उसको इस ध्यान में रखते हुए आगे चलना है जी। तो इसमें आपको कहा भी दुग्ध और घी लिया जा सकता है। अगर आपने शाक लेनी है तो पटोल शाक या कुष्मांड कहते हैं पंपकिन को, इसका शाक लिया जा सकता है। फिर इसमें पानी का बहुत महत्व है, नारियल पानी और शीतल जो भी पानी है उसकी हम इसका सेवन इसमें किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है ये तो हो गया खाने पीने का। हाँ जी। एक सेकंड इशू है भी हमने क्या नहीं करना। हाँ जी। इसका भी हमने ध्यान देना है। उसको अपथ्य माना गया है। 3 रस पहले मैंने आपको बताया भी हमने मधुर रस लेना है और स्निग्ध चीज लेनी है। क्या नहीं लेना? 3 रस हैं, लवण, कटु और अम्ल। नमक वाली चीज ज्यादा नहीं लेनी, स्पाइसी चीज ज्यादा नहीं लेनी, खट्टी चीज अम्ल वाली ज्यादा नहीं लेनी इसमें। तो ये 3 चीजें नहीं लेनी जी। जो दही है, दही को हम उष्ण मानते हैं। एक बड़ा भ्रम है कि हम गर्मियों में दही खाएंगे, दही को हम उष्ण मानते हैं, गर्म मानते हैं, मतलब गर्म मानते हैं। तो उसका परहेज बताया गया है, या फिर कम लेना है। अगर लेना ही पड़ जाए तो ताजा दही जमाया हुआ जो अम्ल रस वाला ना हो, मधुर थोड़ा सा हो, मीठा हो, तो उसका हम सेवन कर सकते हैं। तो व्यसनों में अल्कोहल नहीं लेनी, शराब खराब करती है जी। तला भुना हुआ चीजें कम लेनी है, गरम मसालों का सेवन कम करना है क्योंकि वो गर्म होते हैं। छाछ अगर लेनी है तो मीठी और मधुर कोई चीज डाल के कम मात्रा में उसका सेवन किया जा सकता है। परंतु देखा यह जाता है कि ग्रीष्म काल में अधिकतर जो जोर रहता है लोगों का छाछ और दही पे रहता है। दही तो इस तरह से माना जाता है कि ये तो ठंडक देगा शरीर को, डट के खाइए दही। ग्रीष्म काल में तो बहुत खाया जाता है दही। तो तभी तो कहा है भी अगर आप ऋतुचर्या का ध्यान रखोगे ना तो आपकी सेहत को कोई खराबी नहीं होगी और लिवर भी ठीक रहेगा। जी 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 जी। तो इसके बाद कुछ आहार विहार क्या नहीं करना है। हमें धूप में ज्यादा नहीं जाना, व्यायाम कम करना है। हाँ, अगर कोई मोटा है तो कुछ मात्रा में व्यायाम कर सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है दिवा स्वप्न। किसी भी ऋतु में आयुर्वेद कहता है भी दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना नहीं है। दिन में सोना सेहत को खराब करता है। तो ये पहली ऋतु है जिसमें हम थोड़ा बहुत दिवा स्वप्न कर सकते हैं। अलाउड है क्योंकि रातें छोटी हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा है इसमें अलाउड है कि आप दोपहर को कुछ देर आराम कर सकते हो। उसके बाद कुछ चीजें जैसे हम शीतल कमरे में सोएं जी। जब दोपहर को सोना है शीतल कमरे में जिसमें पंखा कूलर हो पर एसी ना हो। एसी का अपना नुकसान होता है। हाँ जी। अति भी नहीं करनी है। तो इसके बाद हम चंदन का लेप लगा सकते हैं माथे पे। पहले हम लेप लगाते थे, चंदन का लेप, शीतल स्थान पे रहना। तो उसमें तो ये भी कहा आयुर्वेद में भी फूल मालाएं धारण करके और सुगंधित चीजों को लगा के हम आराम कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें पीने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे खजूर आदि मंथ
खजूर आदि मंथ लिया जा सकता है। इसमें क्या है, चीना है, वृक्षामल, मुनक्का, खजूर, आंवला और दाड़िम, इन सबको मिलाओ, इसको भिगो दो, 4 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। उसके बाद इसको निचोड़ के उसका जूस निकाल लो, ठंडा पानी डाल के इसका सेवन अति उत्तम है जी। फिर मैंने बताया आम का पन्ना ठंडा होता है, तो आप आम के पन्ने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद रागा आता है, उसमें क्या है, अनंता, कमल, गुलाब, आम, द्राक्षा, चंदन, उशीर ठंडा होता है, और नींबू, इन सबको डाल के आप इसका एक काढ़ा बना सकते हो जो शीतल होता है। कोई दाग होना, बर्निंग सेंसेशन हो रही हो, उसको ठीक करता है। प्यास बहुत लगती है, तृष्णा उसको खत्म करता है। ऐसा रक्त और रस को बढ़ाता है। तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हो। हाँ जी। तो इसके बाद क्या है कि आप सत्तू आजकल बड़े मशहूर और सबसे अच्छे हैं। गोधूम, वीट, चना और ज्वार, इसका मिक्सचर कर लेना है। मिक्सचर करके इसको हम पानी में थोड़ा सा कर सकते हैं, करके ठंडे पानी में इसका सेवन ठंड के लिए अति उत्तम है, शरीर में ठंडक पहुंचाने के लिए। पंचसारक पानक आता है एक आयुर्वेद मतानुसार, जिसमें द्राक्षा है, मधुक है, खजूर है, पारू शाक है, और इसको गुड़ में मिला के इनका शरबत लेने से ठंडा हो सकता है। तो आप ठंडी चीज़ों का सेवन करो और धूप में मत निकलो, ज़्यादा व्यायाम ना करो, तो आप ग्रीष्म ऋतु में ठीक रह सकते हो, निरोगी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो आप आए हैं और हम कुछ और जानकारी लिए बिना आपको कैसे छोड़ें। आजकल शेक्स बहुत फैशन में हैं। फलां का शेक पी लिया, किसी को किसी चीज़ में मिला के पी लिया, इसको उसमें मिला के पी लिया, और बहुत पिया जाता है। तो क्या इसमें भी परहेज होता है, या आयुर्वेद के अनुसार कुछ गलत वस्तुओं को हम मिलाकर पीते हैं, उससे भी कोई गलत इफेक्ट्स हो सकते हैं? आजकल शेक लिया जा सकता है, जैसे मैंगो आजकल अच्छा होता है, इसका शेक लिया जा सकता है। परंतु कहीं जगह आयुर्वेद में निषिद्ध चीज़ें हैं जिनका प्रॉपर सेवन करने से वो पॉइजन बन जाती है। हाँ जी। जैसे इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी एंड शहद, बराबर मात्रा में, ये एक तरह का पॉइजन हो जाता है। इसी तरह एक बड़ा पॉइजन माना गया है केला और दूध। तो आजकल बड़ा प्रचलन में है, बच्चे बहुत पीते हैं, जिम वाले भी पीते हैं, सब पीते हैं। हैं जी, बनाना शेक दे दो, बनाना शेक थोड़ा सा ये विरुद्ध अन्नों उसमें आया। मैं बिल्कुल यही जानना चाह रहा था। जी। कई जो वस्तुएं आयुर्वेद में एक दूसरे के विरुद्ध मानी जाती हैं, उनको भी आपस में जोड़कर शेक बनाकर पिया जाता है। नहीं, ऐसा करना है। और इवन चीकू का भी शेक, बहुत सारी चीजों का आजकल बनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा है, केले को हम दही में ले सकते हैं, हम उसको दूध में नहीं ले सकते। तो बनाना शेक बेसिकली, जहर का मतलब नहीं कि मौत हो जाती है, जहर है। अंदर से आपकी बॉडी को पॉइजन करता है, हानि पहुंचा सकता है। हानि भी मतलब एक थोड़ी स्लो प्रोसेस में हानि पहुंचा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा है। और कुछ आप चलते चलते हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हो कि ग्रीष्मकालीन में किस तरह से अपना ध्यान रखें और तंदुरुस्त रहें? आप अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या का ध्यान रखें, ठीक, सबसे पहले ये बात है। उसके बाद आयुर्वेद कहता है कि जीवन के 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जी। आहार को हम सब मानते हैं, निद्रा अगर ठीक है तो स्वस्थ हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का भी पालन करो तो आयुर्वेद के हिसाब से उत्तम जीवन मिलता है। जी। तो ऐसी चीज़ों का आप आयुर्वेद को देखते हुए, पढ़ते हुए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो। और एक जगह लिखा है कि 3 चीज़ें अति मात्रा में नहीं लेनी, वो है लवण, क्षार और पिपली। लवण तो आजकल सब मानने लगे हैं, भी नमक ज़्यादा मत लो, हार्ट के लिए ठीक नहीं है। एक हमारे क्षार बनते हैं पौधों के, उसको भी ज़्यादा नहीं लेना। और इन 3 चीज़ों का, पिपली हमारे एक मगे आयुर्वेद की चीज़, उसको भी अति मात्रा में नहीं लेना। ये तो आयुर्वेद बोल गया है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप ग्रीष्मकालीन अपना जो समय है आराम से निकाल सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि हर एक ऋतु 2 महीने की है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन क्या खाना है, कौन से चावल खाने हैं। चावल अच्छे हैं पर उसको शाली चावल बताए और नहीं लेने। तो हर 2 महीने बाद ऋतुचर्या का ध्यान रखो, दिनचर्या का ध्यान रखो, और ये जीवन सफल होगा और निरोगी रहेगा। जी। डॉक्टर राजीव कपिला, सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन कम स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर
सेक्टर 37 में आप कार्यरत हैं और अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप संजीवनी कार्यक्रम में आज आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अश्विनी कुमार को अगर हम करते हैं तो लीवर का ध्यान रहता है, तो लीवर फैटी नहीं होता। तो आयुर्वेद कहता है भी हम पहले ही प्रिवेंशन करें ताकि लीवर फैटी ना हो। जी जी। अगर हो गया है तो खाने का आयुर्वेद ने 2 चीजों पे बहुत जोर दिया है, एक है दिनचर्या, एक ऋतुचर्या। तो आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि हम डाइट और लाइफस्टाइल का अगर ध्यान करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और लीवर भी ठीक रहता है। तो ये सारी जो आज की बीमारियां आ रही हैं लाइफस्टाइल डिजीज कहला रही हैं। हम अपना लाइफस्टाइल छोड़ चुके हैं। दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये करना है, खाने का एक समय बांध लो। अगर हम नाश्ता 9 बजे करते हैं तो डेली हमने 9 बजे ही करना है। 11 बजे अगर हम उसको स्किप कर गए हो तो बड़ा सा लाइट लेना है। ऐसे ही दोपहर का खाना और रात का खाना प्रॉपर समय पे लो। दूसरा, सुबह जो है खाना 8 बजे से लेके रात के 8 बजे के बीच खा लो। 8 बजे के बाद डाइजेशन कम हो जाता है तो हम उसको पचा नहीं पाते, तो इसलिए खाना शाम का जल्दी लो ताकि हमारा लीवर उसको पचा सके और बॉडी ठीक रहे। जी, हमारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आशा करते हैं कि वो इस तरह की बातों का अगर ध्यान रखेंगे और लीवर को अगर दुरुस्त रखेंगे तो सारा शरीर एक तरह से ठीक रहता है। और अब हम चलते हैं ऋतु की ओर। ग्रीष्मकालीन ऋतु आरंभ हो चुकी है और जो भी कभी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ऋतुओं में तो हमारे अपनी दिनचर्या है या आप कह लीजिए प्राचीन काल से कुछ इस तरह के हमारे बीच में कल्चर कहता है कि आप उपवास वगैरह रखते हैं। उसे बाद में चाहे धर्म से जोड़ा गया, परंतु एक अलग कारण है कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो जाए, आप अगली ऋतु के लिए सेट हो जाए आपका शरीर। उसके कारण ये रहते होंगे शायद, इसी के कारण वो उपवास रखे जाते हैं जिन्हें नवरात्रा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब अपने ढंग से वो उपवास रखे जाते हैं। तो एक तरह से आप तैयार करते हैं अपने शरीर को उसके लिए। तो उसी तरह से जैसे अब ये ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है तो किस तरह से अपने शरीर को आप तैयार करेंगे और इसमें क्या क्या किस किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका जो आपने सबसे बढ़िया बात की कि उपवास करना, उपवास का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। अगर आप हफ्ते में एक बार उपवास करते हो तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह हमारे पेट में अग्नि है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, जो सब कुछ पचाती है। तो जब भी गर्मियों से सर्दियां आती हैं और सर्दियों से गर्मियां आती हैं तो नवरात्रे आते हैं। इस समय में आयुर्वेद मतानुसार ये जठराग्नि अंदर या बाहर की तरफ मूव करती है। जब सर्दियां आती हैं तो अग्नि अंदर चली जाती है ताकि बुझ ना जाए, जब गर्मी आती है तो बाहर आ जाती है ताकि खुल के कार्य करे। इन दोनों समय में नवरात्रे आते हैं और उसमें एडवाइस किया जाता है कि आप उपवास रखें ताकि ये अग्नि जब आपकी किचन शिफ्ट हो रही है आपका खाना पीना ठीक तरह से पच जाए। परंतु आजकल क्या है, नवरात्रों को एक बड़ा अच्छा उसमें लिया जाता है, पापड़ खाते, टिक्कियां खाते, तली चीजें खाते हैं, जिससे हम अपने पेट को भी दूषित करते हैं और लीवर को भी तंग करते हैं। जी तो ऐसा नहीं करना। तो इसमें कहा है कम से कम खाओ ताकि आपका पेट स्वस्थ रहे। जी। अब बात है ऋतुचर्या की। आयुर्वेद दूसरी बात कहता है कि दिनचर्या के बाद ऋतुचर्या। ऋतुचर्या कितना अच्छा सब्जेक्ट है। अगर हम ऋतुचर्या को पढ़ लें, कंठस्थ कर लें तो हमें बीमारी नहीं होती। ऋतु अनुसार कुछ जो खाना पीना पथ्य लिखा है, जिसको कहते हैं भी ठीक खाना है, अब पथ्य लिखा है ठीक नहीं खाना है, तो हम इनका ध्यान रखें तो हम बीमारियों से टोटल बच सकते हैं। तो ऐसा है, हम 6 ऋतुओं का आनंद लेते हैं हिंदुस्तान में। इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो उसमें 2 आयान है, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण आदान काल है और दक्षिणायन विसर्ग काल है। इन तीनों में 2-2 महीने की 3 ऋतुएं आती हैं। तो उत्तरायण में शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है। इस समय में सूर्य की तपन पूरी होती है और हवाएं रुक्ष चलती हैं, रुखी हवाएं चलती हैं। इसमें बॉडी की जो क्षमता है, ताकत, वो कम हो जाती है। आज के दिनों में हम ग्रीष्म ऋतु में चल रहे हैं तो इसमें आप लोगों को देखोगे यार बहुत सुस्ती आती है, बहुत नींद आती है, सोने को दिल करता है, सुबह उठने को दिल नहीं करता। इसमें अपनी जो मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। दक्षिणायन में 3 ऋतुएं आती हैं। ये 3 ऋतुओं में क्या होता है, इसमें सूर्य की बल कम हो जाता है और चंद्रमा का बल प्रबल हो जाता है। धरती थोड़ी ठंडी होती है और अपनी मानसिक जो शक्ति है और शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको पर्टिकुलर जो ग्रीष्म ऋतु आ रही है उसके विषय में कुछ कहना चाहूंगा। ये उत्तरायण की लास्ट ऋतु है।
तो इसमें सूर्य की किरणें बहुत प्रबल हैं, हवाएं सूखी चल रही हैं, खुश्क। सूर्य आजकल अतसी के फूल के समान लाल है, तो पानी के स्रोत भी सूख रहे हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं। अब शारीरिक चेंजेस आ रही हैं। क्या चेंज आ रही है? अपना शरीर रुक्ष हो जाता है, रूखा। तो उसमें क्या होता है? बीमारियां जैसे खारिश होती है, बर्निंग सेंसेशन। लोग कहते हैं खारिश बहुत हो रही है स्किन पे, क्योंकि जो शरीर है रुक्ष हो गया है। इसके बाद अपनी बॉडी का जो जलीय अंश है वो भी सूखता है, पानी की कमी होती है, तो उसको पूरा रखना है। इसमें वायु की वृद्धि, वायु हमारे 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त, कफ। वात की वृद्धि हो जाती है, कफ दोष का संचय हो जाता है, तो जठराग्नि कम हो जाती है, जिससे कारण भूख नहीं प्रॉपर लग पाती। तो ऐसे समय में कम खाना चाहिए और पच्चे खाना चाहिए, जो पच जाए। क्या आहार लेना चाहिए? मधुर आहार, मीठा आहार इसमें बहुत अच्छा है। उसके बाद हल्का आहार, लघु आहार। गुरु नहीं लेना, पूरियां नहीं खानी, पिट्ठी नहीं खानी, लघु आहार, ताकि अपना पेट और जठराग्नि उसको पचा ले। तो इसके बाद शीतल आहार लेना चाहिए, ठंडा आहार, गर्मियां हैं। स्निग्ध आहार, स्निग्ध कहते हैं घी, मक्खन, दूध, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शरीर रूखा हो गया है, तो ऐसी चीजें लेने से वो रुक्षता कम होती है। और द्रवता भरा, लिक्विड चीजें लेनी है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना कि मैंने कहा घी खाना है, मक्खन खाना है, उसको अति नहीं खाना है। हाँ जी, उसको लिमिट में खाना है, ताकि अपनी बॉडी का हम ध्यान रखें। भरपेट नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। भारी नहीं खाना है, ठीक है। इसमें चावल जो है ना, शाली चावल का प्रयोग आयुर्वेद बताता है। फिर भी आपके नियर बाई जो चावल उगता है जहां आप रहते हो, उसका आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। दालों में मूंग दाल अति उत्तम है आजकल, उड़द नहीं लेने। अरहर की दाल कम लेनी है, मसूर की दाल कम या नहीं लेनी है। कुछ सब्जियां जैसे खीरा अति उत्तम है, ककड़ी अति उत्तम है, पंपकिन अति उत्तम है, ऐसी चीजों को खा सकते हैं। भारी हरी सब्जियां, मेथी, साग, इसका इस्तेमाल ना करें या कम करें। इसको पचने में दुविधा होती है, डाइजेस्ट पूर्ण तरह नहीं होते, और पित्त और वात का को बढ़ा देने वाले होते हैं। जी, तो डॉक्टर कपिला, जैसे आपने बहुत सारी खान पीन की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में बताया, और आजकल जो समय है वो ऐसा हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, कहीं पे कुछ उगता है, पहुंच कहीं जाता है। मतलब बेमौसमी जो सब्जियां हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, तो उसका ध्यान हमारी जो जनरेशन्स हैं, हम खुद ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि ये जो सब्जी है आजकल होती है कि नहीं होती है, फिर भी हम उसे खाते रहते हैं। जो अभी आपने और साग सब्जी के बारे में साथ साथ में आपने बताया, सैलेड्स बहुत अच्छे से लेने चाहिए ग्रीष्म काल में। तो क्या इस तरह का भी होता है कि ये जो खीरा है, ककड़ी है, इसे किसी विशेष टाइम में लिया जाना चाहिए कि हर खाने के साथ लिया जा सकता है? देखो, सबसे पहले आपको मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने आहार को अपने एटमॉस्फेयर और सीजन के हिसाब से सेट कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पे चावल उगाते हैं, पर हम चावल कम खाते हैं, कनक खाते हैं। साउथ इंडिया में चावल बहुत खाते हैं, कनक नहीं खाते। और एक रिसर्च में ये क्लियर है कि जितनी भी एंटी कैंसरस दवाइयां बनती हैं वो कनक से बनती हैं। तो हो सकता है हमारे इस एरिया में ऐसा कुछ हो जो हमें कनक खाने के लिए तैयार कर दिया गया। जी जी जी। दूसरी बात, आपकी बहुत अच्छी बात, सैलेड कब लेना है, क्या कब लेना है। अगर आप डेली रूटीन में एक चीज बना लो, सुबेरे आपने फ्रूट लेना है। कितना फ्रूट लेना है? जितना आपका बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप 70 किलो के हो तो आप 700 ग्राम फल, 4 फल उसको लो, क्योंकि ये फल जो है इसमें फाइबर होता है, फाइबर पचाने में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद दोपहर को एक सैलेड की प्लेट, 4 किस्म के सलाद लो। सलाद खाने के बाद आधा घंटा बाद जब खाना खाओगे तो कुछ भी खा लोगे वो पच जाएगा जी, क्योंकि आपने फाइबर ले लिया। तो फाइबर अंदर जाके खाना पचाने के लिए तैयार कर देता है बॉडी को। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आपका पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। जी जी। तो इसके बाद जो है चावल, आपको बताया कि शाली चावल लो या नियर बाय, दाल भी हो गई, सब्जियां भी हो गई। इसके बाद आप घी और दूध का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। आयुर्वेद कहता है गाय का दूध डाइजेस्टिव होता है, परंतु आजकल हम भैंस का दूध भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसको लेने का क्या है कि दूध अलाउड है, थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए इसमें, मिश्री डाल के लो। आयुर्वेद कहता है कि अगर रात को दूध लेना है तो थोड़ी देर चंद्रमा के छाया में रखो ताकि शीतलता मिले, ये आयुर्वेद बोलता है, पर आजकल हम करते नहीं है। जी जी। तो अगर ऐसा करें, उसमें थोड़ा सा हम मिश्री डाल के लें तो सुपाच्य और बढ़िया हो जाता है। कुछ चीजें जैसे खजूर है, मुनक्का है, काली मुनक्का है, कोकम है, आंवला है, इस सब का आजकल इस्तेमाल किया जा सकता है।
फलों में अति उत्तम केला, तरबूज, आम पका हुआ और अंगूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। फिर आजकल गर्मी में शरबत लिए जा सकते हैं ठंडे, आंवला, कोकम आदि डालकर हम शरबत ले सकते हैं। उसके बाद आम का पन्ना बहुत सुना है, कच्चे आम का पन्ना बनाते हैं तो वो बहुत सुपाच्य होता है, आजकल उसका सेवन अति उत्तम हो जाता है। ऐसा चीज़ें ली जा सकती हैं। जी, आपके पास भंडार है सारी बातों का कि ग्रीष्म काल में किस तरह से खान पीन का ध्यान रखा जाए और अगर कोई समस्या आती है तो आयुर्वेदा के हिसाब से क्या किया जाए। तो ये हम चर्चा आपके साथ जारी रखेंगे। उससे पहले